हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का बैंकिंग टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई ने अर्लियर एक मतलब घोषणा की थी, एक अनाउंसमेंट किया था कि दिस ईयर दे विल बी लाइक ब्रिंगिंग दे विल बी अनाउंसिंग 18,000 वैकेंसीज, है ना। 18,000 वैकेंसीज का ऐलान किया था कि हम लोग लाएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे हर एक कैडर में, चाहे वो मतलब पीओ में हो, क्लर्क में हो, सबका ओवरऑल मिला के। तो उसी में से शायद पहली मुहिम उन्होंने स्टार्ट कर दी। पहली जो उन्होंने शुरुआत कर दी है पहले नोटिफिकेशन के साथ एसबीआई के, वो है एसबीआई सीबीयू का। जी हाँ, एसबीआई सीबीयू को उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। और जानेंगे इस एसबीआई सीबीयू की नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या है इसमें खास, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, और क्या आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई सीबीयू 2025 का नोटिफिकेशन क्योंकि आउट हो चुका है, और इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 2900 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, 2900 प्लस, जिसमें से 2600 तो रेगुलर वैकेंसीज हैं और 300 वैकेंसीज समथिंग, मतलब 2900 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 2600 आपकी रेगुलर वैकेंसीज हैं और 300 बैकलॉग वैकेंसीज है, राइट। अब हम इस जो सेशन में करने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं इस एग्जाम के बारे में कि क्या इसकी स्पेशलिटी है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे हर एक इसके मुद्दे पे, हर एक पहलू को जानेंगे, क्वालिफिकेशन को जानेंगे, सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, एज देखेंगे और अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स देखेंगे, सैलरी वगैरह सब कुछ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स से मेरा मतलब है कि कब नोटिफिकेशन, कब से कब तक भरा जाएगा, कब इसकी बिगिनिंग है, स्टार्ट नोटिफिकेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, कब इसकी लास्ट डेट है, कब इसका एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, वो सब चीजें हम इस पहली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, मतलब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन का और जो फी पे हम कर सकते हैं, वो कब से लेके कब तक कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो 9 मई 2025, मतलब 9 मई 2025 से 29 मई 2025 तक आप ये कर सकते हो। तो ऑलरेडी आज 12 तारीख हो चुकी है, शायद 11 या 12 तारीख आज ऑलरेडी हो चुकी है, और 29/5/2025 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और एप्लीकेशन मतलब आपकी जो फीस है वो सबमिट करने की, राइट। सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया अप्लाई करने का और फीस का। सेकेंड पार्ट क्या है कि आपको इसका कॉल लेटर जो है वो कब तक मिल जाएगा, एडमिट कार्ड की डेट कब तक मिल जाएगी। तो एज सच कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी है, बट जुलाई 2025 इसमें बोला गया है कि जुलाई 2025 तक इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तीसरी बात कि इसका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो इसका पेपर होगा, वो कब होगा, कब होगा उसकी डेट कब आएगी, एग्जैक्ट डेट नहीं बोली गई है, लेकिन जुलाई में ही इसका जो एग्जाम होगा वो भी जुलाई में ही आपको दे दिया जाएगा, मतलब डेट उसमें ही मिल जाएगी, एडमिट कार्ड की डेट आएगी, साथ साथ एग्जाम की भी डेट आपको पता चल जाएगी। अब जानेंगे कि इसका एग्जाम कितने स्टेजेस में होगा, क्या पैटर्न है, किस तरीके से होता है ना। जैसे देखो, eligible candidates are required to register online for the recruitment process which will be held in 4 phases। तो यहां पे इस चीज पे मद्देनजर रखना, इस पे जरा सा गौर फरमाना कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, अब सर कौन एलिजिबल होगा वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि एग्जाम के फेजेस कितने हैं, कितने फेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्जाम जो होगा आपके 4 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा। एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये 4 स्टेजेस में आपका ये सीबीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी थोड़ा सा मतलब आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, एंड तक वीडियो को देखिए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले इसका फेज समझ लेते हैं, कितने फेजेस में हम इसमें एग्जाम देने वाले हैं और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। चलिए, अब देखिए एक नोट दे रखा है, एक नोट, इस नोट के बारे में समझते हैं। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड opted local language of the applied circle as one of the subjects will not be required to undergo the language test। इसमें बोला गया है कि आप जैसे अगर आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस केस में नहीं देना होगा, किस केस में नहीं देना होगा, तो अगर 10th और 12th में अगर जैसे आप मान लो कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हो, है ना,
कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हो, बैंगलोर से अप्लाई कर रहे हो, केरला से कर रहे हो, वेस्ट बंगाल से कर रहे हो, गुजरात से कर रहे हो, तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है, अगर आपके पास 10th और 12th में उसको पढ़ाई करने का एज अ सब्जेक्ट प्रूव है, आपकी मार्कशीट में दे रखा है कि आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है, वो सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको ये टेस्ट देना नहीं होगा। वो ये कहना चाह रहा है जिस भी सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस सर्कल से रिलेटेड आपके, जैसे मान लो आपने गुजरात सर्कल से अप्लाई किया है ना, मध्य प्रदेश सर्कल या जो भी सर्कल से आपने अप्लाई किया, तो उस स्टेट का, उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट अगर आपने 10th और 12th में पढ़ाई की है, अगर आप उसकी मार्कशीट में आपके पास वो दे रखा है कि हाँ भैया इसने ये पढ़ा है, तो आप ये चीज देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, आप नहीं देंगे, आपका इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, तो आपको फिर जिस भी सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, याद रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे मैं आपसे बात करता हूं थोड़ी सी और, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ऐसा कोई भी झोला छाप यूनिवर्सिटी ना हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बात खत्म, बस इतना ही बोला गया है इसमें। साथ में ये भी बोला है कैंडिडेट्स पजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट हु वुड आल्सो बी एलिजिबल। अगर आप लोग में से कोई भी मतलब इन सब में से कुछ भी पजेस कर रहे हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए वगैरह की, तो आप भी एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। एज की बात करूं, सॉरी, एज लिमिट की, जैसे एजुकेशन वाली बात तो समझ में आ गई, एजुकेशन में क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैंडेटरी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट का फैक्टर समझ लीजिए, नॉट बिलो 21 ईयर, 21 से कम नहीं होना चाहिए, एंड नॉट अबव 30 ईयर, और 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 21 से 30 इसकी लिमिट है। लेकिन कैलकुलेट कैसे होगी ये 21 से 30, कैलकुलेट कैसे होगी, कैलकुलेट ऐसे होगी कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 34/2004, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो इस तारीख तक पैदा हो सकता है। जो भी बंदा इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इस तारीख तक पैदा हो सकता है। अगर इस तारीख के अगली तारीख पे पैदा होगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर बंदा 29/4/2004 को भी पैदा हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है, याद रखना, लेकिन इस तारीख के बाद वाला नहीं बाध्य होगा, नहीं माना जाएगा, याद रखना। एंड नॉट अर्लियर देन 1/5/1995 और 1/5/1995 से पहले वाला नहीं माना जाएगा। मतलब 1/5/1995 को जो पैदा हुआ है, 1 मई 1995, 1 मई 1995 को जो पैदा हुआ है, उसके बाद से लेके 30/4/2004 तक जितने भी लोग पैदा हुए सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एज वाला फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। उसके बाद हम कुछ रिलैक्सेशन की बात करें, रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देख लीजिए कि SC/ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को, नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का मतलब वो क्या है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को, जो SC/ST में आते हैं उनको 15 साल, जो ओबीसी में आते हैं 13 साल, और जो जनरल ईबीएस में ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स वगैरह, ये जो है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो ये सब आपका रिलैक्सेशन के बारे में हो गया और एज के बारे में दे दिया सारा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि इसमें एसबीआई सीबीओ के एग्जाम में हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई वही कर सकता है जिसके पास 2 साल का एज अ ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस होगा, चाहे आरआरबी में एक्सपीरियंस हो, चाहे किसी बैंक में एक्सपीरियंस हो, दैट शुड बी अ गवर्नमेंट बैंक, है ना। यहां पे देखो क्या बोला है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मांगा गया है पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपकी एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन 30/4/2025, 30 अप्रैल 2025 तक कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए आपको किसी गवर्नमेंट बैंक में एज अ पीओ लेवल या ऑफिसर लेवल। ठीक है, एज एन ऑफिसर, और साफ साफ बोला है एज एन ऑफिसर, साफ साफ बोल दिया है एज एन ऑफिसर आपको होना चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। कोई भी आरआरबी चलेगी, कोई भी एससीबी चलेगी, एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है जी। तो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। 3-4 चीज इंपॉर्टेंट थी, क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्या थी, एज क्या थी, और जो आपको एक्सपीरियंस था, ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करें, द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। मतलब 3 पार्ट में होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा और इंटरव्यू होगा। ये 3 पार्ट में आपका ये होगा। चौथा पार्ट है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट में होगा क्या। ऑनलाइन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 120 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। मतलब ऑनलाइन टेस्ट आपके दो होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि 120 मार्क्स का होगा, और एक होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट दो भागों में बट गया, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में और एक आपका ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव 50 का होगा, ऑब्जेक्टिव 120 का होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जब आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा। एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू, और कैंडिडेट्स को टाइप करना होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर्स ऑन द कंप्यूटर। उनको मतलब जैसे आईबीपीएस पीओ वगैरह का हम एग्जाम देते हैं, जब टाइपिंग वाला पार्ट आता है तो क्या होता है, जब हमारे एमसीक्यू वाला पोर्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद टाइपिंग पार्ट स्टार्ट होता है, वही इसमें होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। और उसमें आपके पास 4 सेक्शन आएंगे जिसमें 120 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे। 120 टोटल मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 4 सेक्शन होंगे। देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग होगी। अब समझते हैं इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसा होगा। देखो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 2 आवर, जो मैं बता चुका हूं। 4 सेक्शन होंगे, 120 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और हर एक के लिए सेपरेट टाइमिंग होगी। अब जरा सब्जेक्ट समझते हैं कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के और 30 मिनट मिलेगा। इंग्लिश जो हम लोग पढ़ते हुए आते ही हैं, आईबीपीएस के लिए पढ़ते हैं, आरआरबी के लिए पढ़ते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन के लिए भी पढ़ रहे हैं, एसबीआई सब के लिए पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट। बैंकिंग नॉलेज एक नई चीज आ गई है, नई चीज नहीं है, वही चीजें हैं। और जो बंदा ऑलरेडी बैंक में काम कर रहा होगा 2 साल से, उस पर तो अपार नॉलेज आ गई होगी बैंकिंग की यार, है ना। तो इसमें क्या 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा और 40 मिनट इसमें मिलेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, ये कहीं ना कहीं बच्चों को परेशान करती है, बट देखो भाई अपने हिसाब से करना तो है ये। ठीक है, ये भी 30 नंबर का आएगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स, 30 मिनट। और एक आएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, तो इसमें मतलब रीजनिंग और क्वांट को इंक्लूड नहीं करा है, उनको भगा दिया गया है। रीजनिंग और क्वांट इंक्लूडेड नहीं है। ये 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मिनट आपको टोटल मिलेंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो गए, 120 मार्क्स के, और टोटल टाइम कितना हो गया, 2 घंटे का टाइम हो गया। टोटल 2 घंटे का टाइम आपका हो गया इसमें। ठीक है, ये तो रहा इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पैटर्न। फिर डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करूंगा मैं। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा। इट विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग और ऐसे। उसमें क्या क्या आएगा, लेटर राइटिंग और ऐसे वाला पोर्शन आएगा। 30 मिनट का टेस्ट रहेगा विद 2 क्वेश्चन फॉर टोटल 50 मार्क्स, और जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, मतलब 25 का लेटर, 25 का ऐसे आपका। ऐसा शायद हो सकता है, या फिर ऐसे में ज्यादा मार्क्स हो, मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब 50 मार्क्स के दोनों चीज होंगे, 2 क्वेश्चन जो आएंगे। देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं है। देयर इज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखेंगे, जो भी आपके मार्क्स होंगे मिनिमम 50, 60, 70 जो भी होगा वो बैंक डिसाइड करेगी, हम लोग नहीं कर सकते डिसाइड। और सबसे अच्छी बात यह कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नो पेनल्टी। जैसे एग्जाम में, बैंकिंग के पीओ क्लर्क के एग्जाम में पेनल्टी होती है ना -1.4, ऐसा -1/4, इसमें कुछ भी नहीं है। 0.25 की जो नेगेटिव मार्क होती है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो जितने मन में है उतने तुक्के मारना। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है स्क्रीनिंग का। तीसरा पार्ट आता है क्या, स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग के पार्ट को समझ लेते हैं कि स्क्रीनिंग के पार्ट में करना क्या होगा, क्या होता है स्क्रीनिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, उसको क्वालिफाई जो करेगा, विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीनिंग कमिटी, उनको स्क्रीनिंग कमिटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। द स्क्रीनिंग कमिटी कंस्टिट्यूट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा ही एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी। विल एग्जामिन वेदर द कैंडिडेट फुलफिल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस, वो देखेंगे कि ये फलाना जो भी हमारे सामने आया है एग्जाम को निकाल के,
वो क्या हर एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या इसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस 2 साल का है या नहीं है, जो हम लोग को चाहिए। और मैंने बता दिया कैसा एक्सपीरियंस चलेगा, आरआरबी या एससीबी में ऑफिसर लेवल पे जिसने काम किया होगा। द कमिटी विल मैच द जॉब प्रोफाइल, वो जॉब प्रोफाइल को मैच करेंगे, अगर मैच करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो आपको तुरंत वहां से भगा दिया जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं सुनी जाएगी, याद रखना। यही सब इसमें दे रखा है, ठीक है। इंटरव्यू आएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में आखिरी पार्ट आता है फिर आपका इंटरव्यू का। टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, अब होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू विल कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करने पड़ेंगे, जो भी बैंक डिसाइड करेगी, जो भी उन्होंने रखा होगा वो उतना तो स्कोर करना पड़ेगा 50 मार्क्स में से, क्योंकि 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, जो मैंने अभी आपको बताया कि बैंक डिसाइड करेगी। फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन एंड इंटरव्यू सेपरेटली, ऑनलाइन में अलग आपको क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू में अलग करना है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में हो गए और इंटरव्यू में नहीं हुए, दोनों ही आपको क्वालिफाई करना, याद रहे। फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, जो दोनों में पास होगा उनके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। द मार्क ऑप्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑप्टेन इन इंटरव्यू। जैसा आईबीपीएस एसबीआई वगैरह के एग्जाम में होता है ना, कि जो आपने मेंस में स्कोर करा है और जो इंटरव्यू में करा है, उनका वेटेज कंबाइन करके एक 100 में से मेरिट बनती है, वही इसमें से बनेगी, वही इसमें से बनेगी। अब इसका समझ लो कैसे बनेगी मेरिट कैसे बनेगी, ये समझ लो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू विद 75-25 रेशियो, मतलब 75 और 25 के रेशियो में बनेगी। 75-25 का रेशियो ऐसे बनेगा, जो ऑनलाइन टेस्ट में आएगा उसका 75% और जो इंटरव्यू में आएगा उसका 25% उठाया जाएगा, 75-25 के रेशियो में लिया जाएगा, 75-25 के रेशियो में। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन टेस्ट आउट ऑफ 170, ऑनलाइन का 170 में से लिया जाएगा, है ना, आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स, मतलब उसको 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75, 75 मार्क्स में से कैलकुलेट किया जाएगा उसको कन्वर्ट करके। और इंटरव्यू के स्कोर जो आउट ऑफ 50 मार्क्स से आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 25 मार्क्स, उनको 25 मार्क्स में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 75 और 25 100 मार्क्स की पूरी मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो गई, 100 मार्क्स की पूरी मेरिट लिस्ट बनके तैयार हो गई, ठीक है। The final merit list circle wise and category wise is arrived at the after aggregate out of 100, मतलब 100 में से उसका आपका बन के फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ये इसमें सारा का सारा दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर में मतलब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया आपका, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बाद आपकी सैलरी की हम बात करें, इसकी सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक पे है वो है आपकी 48,480 रुपीज, 48,480 रुपीज। और इसके बाद ये तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, बढ़ते 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 जो बेसिक पे आपका मैक्सिमम पहुंचेगा वो पहुंचेगा 85,920 पे, 85,920 पे पहुंचेगा। और इसको थोड़ा और विस्तार में जानते हैं कि इस बेसिक पे के साथ और क्या क्या हमें मिलेगा, और क्या क्या हमें मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें हमें और क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो जैसे देखो बेसिक पे तो आपका यहां पे दे रखा है, बेसिक पे कितना दे रखा है 48,480, जिसमें आपको डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस 16,884 रुपए का, 16,884। एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस 2520 का, 2,520 का। सिटी कंपेंसेशन अलाउंस मिलेगा 1,080 का। अदर अलाउंसेस मिलेंगे 2,000 रुपए के। और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो कितनी बनेगी 58,484, कितनी बनेगी 58,484। लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा आपको, कुछ काट लेंगे, कुछ डिडक्शंस होंगे, जो भी उनके बैंक की तरफ से डिडक्शंस होते हैं। ये डिडक्शन ऐसे नहीं है कि आपकी मतलब मेहनती कमाई रोक लेंगे, वापस मिलेगी अदर फॉर्मेट्स में। तो जो डिडक्शन होंगे वो 8187 रुपीज का डिडक्शन होगा, 8,187 का। और जो आपका नेट सैलरी बनेगा 50,296 रुपए बनेगा, 50,296 रुपीज आपकी सैलरी बनेगी एज अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक पे वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। और आखिरी में मैं आपसे इसमें बात करूं, आखिरी में इसमें मैं आपसे बात करूं कि इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी कितनी है, इस एग्जाम की एप्लीकेशन फी कितनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपने फी पे कर दी, फिर आपका मन आ रहा है कि यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है एग्जाम देने का, मेरी फी मुझे वापस चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एग्जाम की फी कितनी है, जनरल वालों के लिए 750 रुपए है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सॉरी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 रुपए फीस है। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यू वाले हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, मजे लो भाई साहब, 0 रुपीज फीस है, आराम से भरो, बिंदास, टेंशन लेने की जरूरत इन लोगों को है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को, जिनको 750 रुपए पे करने हैं, ठीक है जी।
तो बस यही मैंने सारी चीजें थी जो मैंने इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स से सर्कल बेस्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए क्या प्रिपरेशन है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, जो भी था सब कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारे साथ हमारे टेक्स्ट बुक बैंकिंग एप्लीकेशन पे, जिसमें हमने इस एग्जाम के लिए प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप ये कोड यूज करेंगे SHASH, मेरे नाम का कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस वन। थैंक यू।